नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। जेपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है नई और परीक्षा का डेट भी उसका फाइनल है कि कब होगा, पीटी का भी और मेंस का भी। तो इसके तैयारी से जुड़ने के लिए इसकी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से कौन किताब को पढ़े, क्योंकि पीटी के लिए लगभग 70-75 दिन ही बचा है जैसा कि जेपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो इससे संबंधित बात करने के लिए हमारे पास 6 जेपीएससी के झारखंड फाइनेंस सर्विस के नवीन सर हैं। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करें, किन किताबों को पढ़ें और विशेषकर नागपुरी भाषा और साहित्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका अपना वो लिटरेचर पेपर 6 जेपीएससी में था। तो सर, स्वागत है आपका। सर, शुरू करते हैं। आने से पहले कुछ प्रश्न को हम लेकर के आए थे, कुछ विद्यार्थियों से मैंने बात की थी। तो एक है प्रदीप कुमार मुर्मू। इनका एक सवाल है कि नागपुरी बोली या भाषा जो नहीं बोल पाते हैं, क्या वो भी भाषा साहित्य के अंतर्गत इसको ले सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि उनको पढ़ने में बाद में दिक्कत होगा क्योंकि वो नागपुरी बोल नहीं पाते हैं? सबसे पहले तो मैं नागपुरी भाषा के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये नागपुरी एक क्षेत्रीय भाषा है। संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग हमेशा होता रहा है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी विद्यार्थी नागपुरी भाषा बोलने नहीं जानते हैं या लिखने नहीं जानते हैं तो वो नागपुरी को लिटरेचर पेपर में नहीं रख सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड के थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल कॉलेजेस के से पास आउट थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नागपुरी भाषा को अपने लिटरेचर पेपर में रख करके अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करके आज 6th जेपीएससी में फाइनली क्वालिफाई करके आज सर्व कर रहे हैं। एक और प्रश्न है क्षेत्रीय भाषा के संबंध में। विद्यार्थी हैं अजय कुमार। इन्होंने पूछा कि क्षेत्रीय भाषा का चयन करने पर जो मेंस का आंसर राइटिंग होता है वो उसी भाषा में लिखना है या किसी इंग्लिश में या हिंदी में भी, देवनागरी में उसको क्या लिख सकते हैं? वो देवनागरी में लिख सकते हैं। नागपुरी भाषा की खूबसूरती ये है कि आप उसको देवनागरी भाषा में लिख सकते हैं और नागपुरी की सबसे जो बड़ी खासियत है कि नागपुरी बोलने में ही और पढ़ने में ही इतना पढ़ते पढ़ते अपनापन आ जाता है कि तैयारी के दौरान ही एक विद्यार्थी जो है नागपुरी में मंझ जाता है और जब तक परीक्षा नज़दीक आ जाता है तो उसकी महारत जो है उसमें हासिल हो जाती है। एक और प्रश्न है विकास कुमार का। ये पूछ रहे हैं कि नागपुरी जो भाषा साहित्य मेंस में है उसको लेना हो तो उसको पीटी क्वालिफाई करने के बाद पढ़ना होगा, मेंस की तैयारी के लिए, या उससे पहले ही उसको पढ़ना शुरू कर दें? नहीं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर कोई विद्यार्थी नागपुरी भाषा अपने लिटरेचर पेपर में, लैंग्वेज पेपर में रखना चाह रहा है तो प्री से पहले उसे ये सब्जेक्ट एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 6th जेपीएससी में ऐसा था कि समय काफ़ी मिल गया, लेकिन 7th जेपीएससी में ये समय मिलने वाला नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा हो कि नागपुरी भाषा को प्री से पहले एक बार पढ़ लिया जाए, ताकि प्री के रिजल्ट के बाद जो 75 या 90 डेज़ का जो भी गैप मिलने वाला है तैयारी के लिए, क्योंकि उसमें दूसरे भी जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं और उनका सरमाउंटिंग प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें लैंग्वेज पेपर थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है, देख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि नागपुरी को पहले एक बार खुद से पढ़ लिया जाए या किसी भी गाइडेंस के माध्यम से उसको उस पेपर को एक बार ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए प्री के पहले। चलिए, ये बात हो गई सर नागपुरी की। अब हम प्योर जेपीएससी के सिलेबस पे बात करेंगे, जो पेपर 2, 3, 4, 5, 6 है उसका, उस पर सब्जेक्ट वाइज, और उसके हम लोग राइटर के साथ भी बात करेंगे कि कौन सी बुक मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए या कौन सा पीटी पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना चाहिए। तो सर, पहला है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन। तो हिस्ट्री में सर एक पीटी सेक्शन है, एक मेंस सेक्शन है। तो हमें पहले पीटी की तैयारी हम कर रहे हैं तो साथ में मेंस की भी करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं। सर, आपका इसमें क्या सलाह होगा कि पहले तैयारी किसकी करें और उसके साथ बुक्स कौन सा आप रेफर करेंगे, या आप पढ़े होंगे या आपको लगता है कि ये बुक बढ़िया है, इसे पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तैयारी मेंस की ही होती है, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिविटी निकल के आती है। क्योंकि आप कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ हो जाती है और आपको एक टॉपिक के बारे में जो एक बेस बनता है, टॉपिक का क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में डेवलप हो जाता है, जिससे कि कहीं भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर प्री में
अगर उसको पुटअप किया जा रहा है तो आप उस स्टैंड पे रहते हैं कि आप उसका जवाब जो है सक्सेसफुली दे सके। तो मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी दोनों साथ साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए। अब इसमें बात है कि इसमें प्री को बाइफरकेट कब करें, तो प्री को आपको बाइफरकेट अलग कब करना है कि जैसे देखें कि प्री का एग्ज़ाम जो है अब हमारे पास 60 to 70 डेज मात्र बच गया है या 1.5 महीने बच गए हैं, तो आप मेंस को बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए और पूरा फोकस जो है अपना प्री के ऊपर डाल दीजिए। और इसके लिए तो मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए मैं तो सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी क्लास 11th and 12th एंशियंट मेडिएवल एंड मॉडर्न, क्योंकि हमारे जेपीएससी के सिलेबस में इस बार भी 5 क्वेश्चंस एंशियंट मेडिएवल और मॉडर्न से पूछे जाने हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न के ऊपर 3 बुक्स हैं एनसीईआरटी के 11th और 12th में, आप उसको सिलसिलेवार ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिए। उस एनसीईआरटी को कवर करने से 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि प्री आपका पूरा उसे कवर हो जा रहा है, दूसरा फायदा मेंस भी आपका उसे कवर हो जा रहा है। एंशियंट इंडिया का सिलेबस भी हमारे मेंस जेपीएससी मेंस में भी थोड़ा छोटा है, जो एक एनसीईआरटी बुक इनफ है उस पूरे मेंस के कवर सिलेबस को कवर करने के लिए। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी एनसीईआरटी से हो जा रही है और एक आपका बेसिक भी बन जा रहा है। और ज्योग्राफी के लिए भी मेरी यही राय रहेगी कि ज्योग्राफी के लिए भी क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th एनसीईआरटी, ये 4 क्लासेस के एनसीईआरटी सफिशियंट है, जिसमें कि 11th एंड 12th सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का एक एस्पेक्ट है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी इंडियन ज्योग्राफी है, सेक्शन ए जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जेपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए। तो वो दोनों को तो साथ में साइमल्टेनियसली ले करके चलना है प्री और मेंस के लिए। और मेंस के लिए कुछ आउट ऑफ द एनसीईआरटी राइटर जो फायदा करेंगे? मेंस के लिए आउट ऑफ द एनसीईआरटी राइटर मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी ये सफिशिएंट है। और अगर कोई विद्यार्थी किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो कोचिंग के माध्यम से उनको काफ़ी मेंस के लिए काफ़ी गाइडेंस मिल जाता है कि वो उनका मेंस प्रिपेयर हो जाए। और हमेशा मेंस में फर्स्ट लाइन ऑफ राइटिंग तो एनसीईआरटी ही होती है। आप किसी भी गाइड को उठा करके देखिएगा तो उसमें एनसीईआरटी का ही कंटेंट को वो डालते हैं, जो उनका मेंस का आंसर को जो खूबसूरत बनाता है और बढ़िया बनाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर भी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें? इकोनॉमिक्स जेपीएससी मेंस में एक बहुत ही चैलेंजिंग पेपर है, क्योंकि 200 मार्क्स का है और वेरियस एस्पेक्ट्स पे इस पे टॉपिक्स को बांटा गया है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मुझे तो लगता है कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की वो देखनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में इसमें नेट से आपको जुड़े रहना होगा। ये मैक्सिमम मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट से निकालें, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस है उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपको कि आपको क्वेश्चन को डेटा के साथ भी सपोर्ट करना है और फैक्ट्स के साथ भी सपोर्ट करना है और उसमें करंट को भी सपोर्ट करना है। तो डेटा सपोर्ट कर रहे हैं आप फैक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं आंसर के साथ, और उसके बाद ये डेटा सपोर्ट और डेटा और फैक्ट्स को आप करंट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ये 3 एस्पेक्ट अगर किसी आंसर में कोई भी एग्जामिनर पाता है तो उसको ये चीज़ समझ में आता है कि ये स्टूडेंट जो है एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से इसने रिसर्च किया है और बहुत पुख्ते से इसकी तैयारी की गई है, और उसका आंसर बिल्कुल दूसरे स्टूडेंट्स के माफिक जो है वो अलग हो जाएगा और वो 4 या 5 नंबर दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा मिलेगा उसे। सर नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना है इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं और इसके साथ पंचायती राज यानी लोकल गवर्नेंस भी ऐड है। इसके लिए क्या करें स्टूडेंट्स? इसमें इंडियन पॉलिटी के लिए तो सबसे बढ़िया बुक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो उठा लिया जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए मैं 3 बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो उससे प्री की भी तैयारी होगी, आपकी मेंस की भी तैयारी होगी, आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होगी।
क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि बोर्ड में कोई भी मेंबर हो सकता है पॉलिटी से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछ दे, जो मैंने फेस किया था। मेरे कई और साथी जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको भी पॉलिटी से बहुत सिंपल क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए गए थे। जो और एक ये लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है कि आपको इतना ब्रॉड फ्रेमवर्क और इतना ब्रॉड बेस आपको देता है प्री के प्रिपरेशन के लिए और मेंस के लिए। और मेंस में भी तो मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट को लक्ष्मीकांत का जो भी कंटेंट है उसे फर्स्ट लाइन ऑफ राइटिंग रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। मैं आपको बता दूं कि सर जब लक्ष्मीकांत का नाम ले रहे थे तो 2 बार प्यारेलाल बोले हैं। इसके पीछे कारण है, जो आप बैकग्राउंड में ये देख रहे हैं वो म्यूजिक का चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। सर का अपना इंटरेस्ट ड्रम में भी है, तो प्यारेलाल क्यों मुंह से निकल रहा होगा लक्ष्मीकांत से, ये आप समझ सकते हैं। वो हॉबी चीज़ होती है ना जो आ जाती है बाहर किसी नाम के साथ। सर नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना है साइंस। साइंस के तीनों सेक्शन उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो साइंस की तैयारी कैसे करे कोई स्टूडेंट? साइंस की तैयारी के लिए बहुत आसान है। साइंस की तैयारी के लिए मैंने जो बताया है, साइंस की तैयारी के लिए आपके लिए जो पहला सेक्शन है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी उठा ले 11th एंड 12th। आपको फिजिक्स में जो भी टॉपिक है क्लास 11th एंड 12th में आपको वो मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है आपका लाइफ साइंस भी पूरी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। या तो फिर वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, या फिर आपको माइटोसिस एंड मायोसिस डिवीजन है, सेल लाइफ एंड इट्स स्ट्रक्चर फंक्शंस है, जो भी टॉपिक्स है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सारा टॉपिक कवर्ड है आपको एनसीईआरटी में। आप एनसीईआरटी को बेसिक बेस बना करके पढ़ें, आपका सेक्शन बी तैयार हो जाएगा। सेक्शन सी जो है वो फिर आ जाता है एग्रीकल्चर पे कुछ पोर्शंस जो हैं वो हैं झारखंड से रिलेटेड, जैसे लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारे लिए आज झारखंड में बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि हमारा टोपोग्राफी और टेरेन ऐसा है कि यहाँ पे वाटर रन ऑफ ज़्यादा है। तो उसके कारण झारखंड से वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। हालांकि 6 जेपीएससी में पूछा नहीं गया था, एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर था। तो ये थर्ड पोर्शन जो है वो आप इंटरनेट के थ्रू माध्यम से आप सी पोर्शन का तैयारी कर सकते हैं। डी सेक्शन के लिए एक शंकर आईएएस की एक बुक आती है एनवायरनमेंट, उस किताब बुक में आपको सारा कंटेंट जो भी टॉपिक्स है डी सेक्शन में आपको शंकर आईएएस के बुक में वो मिल जाएगा। फिर ई सेक्शन है, ई सेक्शन में कुछ टॉपिक्स हैं स्पेस एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी से रिलेटेड है। तो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी जो टॉपिक है ये आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे। एंड स्पेस एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो सारा टॉपिक्स जो है मैंने इंटरनेट के ये से मैंने तैयार किया था, और मुझे कोचिंग से भी गाइड मिली थी उसके लिए, तो मैंने दोनों को साथ में लेकर के मैं चला था। सर ये कोचिंग कितना सहायक होता है विद्यार्थी के सफल होने में? क्योंकि वर्तमान समय में पिछले 1 साल से हम लॉकडाउन में हैं, आज तक झारखंड में कोचिंग नहीं खुली है और आगे कब खुलेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, क्योंकि 75 डेज नियर अबाउट बचा हुआ है, वो ज़्यादा दिन होता नहीं है परीक्षा के हिसाब से। तो फिलहाल स्टूडेंट तैयारी खुद से कैसे करे, क्योंकि बार बार कोचिंग के बारे में, तो कोचिंग सहायक कितना है और कोचिंग जब बंद है तो तैयारी कैसे करें? कोचिंग के बारे में तो मैं बोलना चाहूँगा, कोई एक विद्यार्थी जब ये ठान लेता है कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, मान लीजिए 7 जेपीएससी अप्रोचिंग है, बिल्कुल नियर बाई है, अब तैयारी करनी है, अब स्टूडेंट को तो तैयार करना है अपने आप को, तो अब तो वो बिल्कुल हतप्रभ है कि मुझे करना क्या है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब यहाँ पे कोचिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है मेरे हिसाब से। कोचिंग अब आपको गाइड करेगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो उसको उठा करके आप साइड कर दें कि ये नहीं पढ़ना है भाई। अब जो पढ़ना है और उसमें भी आपको क्या पढ़ना है वो गाइड आपको कौन करेगा? कोचिंग करेगा। क्योंकि अभी जो समय इतना कम है, इसमें इस समय पे आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, एक एक टॉपिक के पीछे आप भाग नहीं सकते हैं। तो रेडी टू रीड मटेरियल जो है वो आपको कोचिंग प्रोवाइड कराएगी, और आपकी अपनी भी कॉम्पिटेंसी और आपकी अपनी भी पोटेंशियल है कि आप इंटरनेट
के माध्यम से अपने आप को जोड़ करके रखें और किसी भी टॉपिक को इंटरनेट के माध्यम से आप अपडेट रखें, जिससे आपके आंसर राइटिंग में एनरिचमेंट आएगी जो दूसरे विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे। तो एक कोचिंग का मटेरियल और एक आपका खुद का बनाया हुआ मटेरियल, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर आपका काफ़ी एनरिच हो जाता है और बाकी दूसरों से अलग होगा आपका आंसर। अभी हम लोग पेपर 1 में जेपीएससी का बात कर रहे हैं, तो अब केवल पीटी पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो कोई एक ऐसा राइटर का किताब आता है जहाँ पे एक जीएस मॉडल में कहें, जीएस मॉडल में इस पे जहाँ पे सारा मटेरियल हमारे लिए सब्जेक्ट वाइज उपलब्ध हो और स्टूडेंट उसे पढ़ के रिफ्रेश कर सके या कहीं रिवाइज कर सके। एक जो मैंने यहाँ पे जो मैंने बहुत ट्रेंड देखा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जनरली लूसेंट बहुत पढ़ते हैं कि भाई कन्वेंशनल पेपर है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ कवर हो जाना है, भाई लूसेंट पढ़ लो। तो एक तो लूसेंट अगर बहुत ट्रेंड में है तो वो देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बुक है तरुण गोयल की, जनरल नॉलेज तरुण गोयल, वो देखे, वो लूसेंट से भी अच्छी बुक है वो तरुण गोयल, वो काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड है उस बुक की, उससे पढ़ा जा सकता है। और सबसे अच्छी और एक बात है कि जेपीएससी का एक अलग से टॉपिक है मिसलेनियस। हाँ, तो मिसलेनियस टॉपिक्स में कई सारे चीज़ हैं जो आपको खुद से उसकी तैयारी करनी है। जैसे मिसलेनियस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस के कई सारे उसके, जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनेस्को है, WMO है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इनका समिट अभी कहाँ हुआ था, तो समिट कहाँ हुआ था तो ये आपको करंट अफेयर्स से मिलेगा, बाकी हेडक्वार्टर्स वगैरह ये कहाँ है आपको इंटरनेट से मिल जाएगा या किसी गाइड से भी मिल जाएगा। ये तरुण गोयल के भी गाइड में मिल जाएगा, या मनोरमा ईयर बुक की गाइड आती है, हर साल रिलीज होती है, उसमें भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन है मुकेश कुमार का कि करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें, और उसके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स की तैयारी पिछले एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर्ड है उससे पीछे कितने मंथ से करंट अफेयर्स को हम पढ़ें, खासकर पीटी के लिए। करंट अफेयर्स लास्ट 6th जेपीएससी में अच्छे नंबर्स में पूछे गए थे, और अगर करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो बाकी स्टूडेंट से आप पिछड़ जाएंगे। आप वो कैसे, और उसकी तैयारी के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कोई एक नेशनल डेली सेलेक्ट कर ले आप, या कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हो तो वो पढ़ ले, कोई द हिंदू पढ़ता है तो वो पढ़ ले। और बात है कि हमारे झारखंड में झारखंड स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झारखंड की सरकारी योजनाएं, झारखंड में अभी कहाँ कोई नया इंस्टीट्यूट आया है, ये झारखंड में कौन महान हस्ती का अभी दौरा हुआ है, वो अभी झारखंड में खेल के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में क्या चल रहा है, कहाँ क्या संपन्न हुआ, कहाँ क्या आयोजित हुआ। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए कोई एक यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर हर दिन पढ़े और अपने साथ नोट बुक रखे, और एक झारखंड के सेक्शन को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। उसमें झारखंड के लिए स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग बना दिया जाए, झारखंड के लिए कल्चर का सेक्शन अलग बना दिया जाए, झारखंड सरकार की योजनाएं उसकी टॉपिक एक अलग शीट होनी चाहिए। फिर आ गए आप झारखंड राजनीतिक चर्चा करके आप एक अलग बना लिए, राजनीतिक हस्तियां, पर्सनालिटीज़, ये आप इस तरह से अलग अलग बना लीजिए। और आप देखिएगा कि हर दिन आपको किसी ना किसी टॉपिक से कुछ ना कुछ मटेरियल आपको एक लोकल न्यूज़पेपर से मिल रहा है, और आप उसको कवर करते चले जाइए, और बाय द टाइम आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप देखिएगा कि आपका करंट अफेयर्स का बहुत हैंडसम तैयारी हो चुका रहेगा। और करंट अफेयर्स का जो बात है कि कब से पढ़ना चाहिए, तो जैसे अभी हमारा डेट है, टेंटेटिव डेट है मई में होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि पूरा 2020 एंड 2021 के मार्च तक या फरवरी एंड तक ये जो बजट हमारा झारखंड का आएगा, यहाँ तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर अप होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हम लोग अभी जेपीएससी पेपर 1 के बात कर रहे थे। अब आएंगे कोर्स सब्जेक्ट, जहाँ से पूरे 200 मार्क्स से 110 मार्क्स पेपर 2 से है,
क्योंकि पेपर 1 में भी 10 नंबर झारखंड से है, पेपर 2 में पूरा जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो पेपर 2 जेपीएससी से संबंधित होंगे। तो हम लोग बात शुरू करें, इससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। सर, हम बात करते हैं जेपीएससी पेपर 2 का, जो पूरा झारखंड से संबंधित है। हाँ। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खासकर वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, उनको एक्ट पढ़ने में, जैसे सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, आपदा प्रबंधन, या फिर वन्य जीव प्राणी जो एक्ट है फॉरेस्ट एंड 72 वाला, इस तरह के एक्ट्स को पढ़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 2-4 सवाल तो समझ सकते हैं कि कब आया, कब से लागू है, लेकिन उस एक्ट के अंदर से जब कोर क्वेश्चंस आते हैं कि इस एक्ट के किस धारा में ये लिखा हुआ है, तो सर पूरा एसपीटी 272 एक्ट्स सीएनटी पूरा उतना पढ़ना, फिर एसपीटी पढ़ना, तो वो पूरा एक्ट्स तो याद नहीं किया जा सकता है। तो सर मूल प्रश्न जहाँ पे विद्यार्थी अटक जाते हैं कि एसपीटी, सीएनटी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टाइप के एक्ट्स को कैसे समराइज करें। झारखंड पेपर 2 के लिए की तैयारी के लिए हम लोगों ने जो मैं और हमारे कुछ साथियों ने जो तैयार किया था, मैं उस चीज़ को आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। वो ये है कि झारखंड पेपर 2 के कुछ चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं: सीएनटी, एसपीटी, इकोनॉमिक सर्वे, ओके, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ की फोक कल्चर और यहाँ की संस्कृति। ये 8 टॉपिक है जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात हो गया कि पेपर 2 के लिए मैं कौन सा गाइड का मैं चयन करूं। तो सबसे पहले तो सीएनटी, एसपीटी अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं सारा मटेरियल, तो आप कर लें, या नहीं तो मनीष रंजन की एक बहुत सिंपल सी की बुक आती है, गाइड आती है, जो इस एक्सक्लूसिव पेपर 2 के लिए है, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था। उसमें उठा लें आप टॉपिक सीएनटी और एसपीटी। सीएनटी और एसपीटी आप एक बार पढ़ेंगे वो शायद समझ में नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल है। उसमें टाइप्स ऑफ लैंड वगैरह दिए जाते हैं और उसमें कुछ पावर्स हैं, उनके बारे में दिया गया है। तो वो हमेशा बार बार उसको रीडिंग करने से आपको उसके कंसेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि सीएनटी और एसपीटी के ऊपर आपका एक खुद का नोट्स बना हुआ होना चाहिए, जो आप एग्जाम के समय उसको बिल्कुल एक बार देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसे पूछा गया है। और आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह आप जब फेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वैसे क्वेश्चंस आपके बनाए हुए टॉपिक से टकरा रहे हैं और आप काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं दूसरा पहल करना चाहूँगा इकोनॉमिक सर्वे। लास्ट प्रीलिम्स का ये ट्रेंड था कि इकोनॉमिक सर्वे से इन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके पूछा था। तो मेरा भी आज भी ये पर्सनल एडवाइस है कि लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे कंप्राइजिंग करंट ईयर ऑल्सो इकोनॉमिक्स, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर देखें। उसमें भी क्या देखें, शिक्षा देखें, आप सामाजिक क्षेत्र देखें, उसमें बजट के मेन हाइलाइट्स को देखें, झारखंड की सरकारी योजनाओं को देखें, झारखंड के जीडीपी को देखें और हर क्षेत्र में झारखंड की जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखें। तो ये इतना कंटेंटिव मटेरियल आपको सिर्फ झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, जो कि आजकल इंटरनेट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, वो कर लें। फिर एक तीसरा टॉपिक आ गया आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी बहुत आसान है कवर करना, मनीष रंजन में इसकी बहुत अच्छी कवरेज दी गई है, उसको आप पढ़ लें। और फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपको लगता है कि कहीं से सेटिस्फैक्ट्री मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या एसडी है, एमए है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप नेट पे जाएं और सारा उसका जो भी है वो डाउनलोड कर ले और उनका क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, अभी करेंटली वो क्या काम कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, किस जिले में कौन सा योजना चल रहा है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी आप इंटरनेट से आप मटेरियल को डाउनलोड कर लें और खुद से उसको बढ़िया से पढ़ें और आपकी तैयारी इस पे मिसलेनियस टॉपिक्स पे हो जाएगी। अब सर झारखंड के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो जेपीएससी का है इस सेक्शन में। और ज्योग्राफी यहाँ से लगभग 20-25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो सर झारखंड का हिस्ट्री और झारखंड का ज्योग्राफी
ज्योग्राफी, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वही है जो अन्य स्टेट्स के होंगे, केवल जो इनको अनुसूची 5 में जो विशेष प्रावधान है उसको छोड़ दे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लमसम हर सेम स्टेट है, के हाँ। सेम है। तो सर केवल झारखंड का हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में भी कुछ आप झारखंड हिस्ट्री के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी थी, वीर वीरोत्तम की किताब। वीर वीरोत्तम बहुत एग्जॉस्टिव बुक है, काफ़ी कहीं भी आपको लाइब्रेरी या पुस्तक पत्र के किसी भी अच्छे पब्लिकेशन वाले हाउस में मिल जाएगा वीर वीरोत्तम। उसमें झारखंड का इतिहास बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा एग्जॉस्टिव मटेरियल है, लेकिन आप उसको पढ़ करके उसका समराइज करके आप मटेरियल अपने प्री के लिए तैयार कर सकते हैं वो। एंड झारखंड ज्योग्राफी के लिए जो भी मेरा मानना है कि मैंने जो तैयारी की थी झारखंड ज्योग्राफी के लिए, मैंने मनीष रंजन मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ मटेरियल्स कोचीन से प्रोवाइड कराए गए थे, और बाकी यहाँ की जो फेमस लैंडमार्क्स जो चीज़ें हैं, जैसे नदी हो गया, फॉल हो गया, उद्यान हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, इन सब क्या डिटेल्स मैंने खुद से नेट से मैंने डाउनलोड किया था, और मैंने नेट से मटेरियल मैंने तैयार किया था खुद से। तो मुझे लगता है बाकी विद्यार्थियों को भी वैसे करना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे पीटी सेक्शन के ऊपर, तो जो प्रश्न पहले भी मेरे पास थे या जो 5-6 प्रश्न आपके तरफ से आए थे, मैंने सर से मैंने बात कर ली है। अब सर से मैं बात करूंगा केवल मेंस के लिए कि मेंस की तैयारी कैसे करें। ये सर अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे, इसमें मेरे तरफ से सर कोई प्रश्न नहीं है। आप स्वयं बताइए कि मेंस की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, उसका मीडियम हिंदी अच्छा होता है या इंग्लिश में लिखना अच्छा होता है। एक क्वेश्चन मेंस में अक्सर हाँ जो स्टूडेंट के मन में आता है, खासकर हिंदी इंग्लिश वालों में, कि जैसे हिस्ट्री का अगर मैंने हिंदी में लिख दिया है तो क्या मैं ज्योग्राफी का पेपर इंग्लिश में लिख के आ सकते हैं क्या। इस तरह के एक प्रश्न अक्सर हाँ है जो डाउट में रहता है कि क्या हम बीच में मेंस के एग्जाम में अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं किसी एक पेपर के लिए, फिर किसी एक पेपर के लिए। तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ बताइए कि मेंस की तैयारी कैसे करें। इस पर कोई मेरा प्रश्न नहीं है, आपका एक्सपीरियंस जानना है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक विद्यार्थी के मन में रहता है कि मुझे मीडियम इंग्लिश में लेना चाहिए कि हिंदी में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक मिथ है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत मार्क्स मिलता है, लेकिन मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी उतने ही कॉम्पिटेंट होते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा मार्क्स होते हैं, प्रोवाइडेड उनका राइटिंग काफ़ी कंटेंटिव हो, आंसर क्वेश्चन के हिसाब से उनका आंसरिंग किया गया हो। तो इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी हो या हिंदी हो, आपकी तैयारी कैसे आपने की है वो उस पर निर्भर करता है। अब मैं बताता हूँ कि मेंस की तैयारी होनी कैसे चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि बेसिक बुक्स का चुनाव, कि मेंस के लिए आप बेसिक बुक्स का चुनाव कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप मेंस के लिए सिलेबस उठा करके देखें, जो मेंस का सिलेबस है कि सिलेबस का क्या डिमांड है, टॉपिक्स का क्या डिमांड है, और इस टॉपिक का मटेरियल मुझे कौन से बुक में सबसे अच्छा मिलेगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए मैंने बताया, सारे पेपर्स सब्जेक्ट्स के लिए तो मैंने बुक्स मैंने बता दिए हैं। जो मेंस का जो तैयारी का जो तरीका होता है वो मुझे लगता है कि मेंस में मार्क्स आपको प्रेजेंटेशन पे मिलता है, कि आप आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी वही चीज़ जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और मैं भी वही जानता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपको मुझसे 4 नंबर ज़्यादा मिलते हैं और मुझे कम मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फर्क पड़ जाता है प्रेजेंटेशन का। अब मैं दूसरे जो टेक्निकल पेपर्स है लाइक इकोनॉमिक्स एंड साइंस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए मेंस के लिए, किसी आंसर को आप लिखे कैसे, लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप जानते हैं तो कोई तो लिखता है कि पैराग्राफ राइटिंग में लिखता है, कोई ऐसे स्टाइल में लिखता है, तो आप लिखे जरूर लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा उसमें अलग करें। लाइक उसमें कुछ अगर टेक्निकल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कुछ उसमें आप डायग्राम्स डालिए जिससे आपका क्वेश्चन आंसर सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन डालिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डालिए,
एक तो ये हो गया। साइंस में आप ये बहुत देयर आर लॉट मेनी रूम्स इन साइंस कि आप अपने आंसर को इस तरह से स्मार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सेम एप्लीकेशन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ आता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये चीज़ आता है कि आप इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके अपने आंसर को स्मार्ट और सुंदर बना सकते हैं, जहां आपको 4 से 5 नंबर ऑब्वियसली दूसरे स्टूडेंट से आपको ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक का कंसेप्ट को लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कंसेप्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर मैं बात करता हूं कि एक कर्तव्य है और एक मौलिक कर्तव्य है, एक मौलिक अधिकार है। हमारे 6th जेपीएससी में यह क्वेश्चन भी था कि वाई फंडामेंटल राइट्स आर मोर ऑब्सेस्ड एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर सप्रेस्ड। अब आपको इसके ऊपर कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि एक को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है और एक को कम दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको सिर्फ मानना है, उसका हनन भी हो रहा है तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों में आप दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स आप जाकर के अपीलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंसेप्ट डेवलप करना होगा, तभी आप वहाँ लिखने के आप ये रहेंगे कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया है और मैं लिखूं कैसे। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी पेपर के लिए, आंसर राइटिंग। आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं और खुद से उस टॉपिक के बारे में सोचिए और एनालाइज करिए कि उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में कितना कंटेंट कितना है और आप कितना कंटेंट को डाल सकते हैं। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और बहुत खूबसूरती के साथ आंसर को लिखिए। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपका टेक्निकल पेपर है लाइक इकोनॉमिक्स एंड साइंस, तो पैराग्राफ राइटिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज बुलेट पॉइंट्स। जैसे टाइम कम है या आप फिर आपके पास टाइम है और आंसर को अच्छा बनाना है, तो और आपको 15 रीजंस लिखने हैं, तो डोंट गो फॉर पैराग्राफ। आप एक एरो दीजिए, एक ऐसे सिंपल लाइन दीजिए और बुलेट पॉइंट्स डालिए। बुलेट पॉइंट्स, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन आपके आंसर्स को बहुत खूबसूरत बनाता है और आपको मार्क्स फेच करने में, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। क्योंकि एक एग्जामिनर जब पेपर को चेक करता है तो उसके पास बहुत सारे पेपर उसके नज़र के सामने से गुजरते हैं और उनको लगता है सारा तो पैराग्राफ स्टाइल में ही लिखा हुआ, एक ही तरह का आंसर लिखा हुआ है। लेकिन अचानक से जब आपका पेपर उसके हाथ में जाता है, वो देखेगा कि एक आंसर में इसने फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन डाला, एक में डायग्रामेटिक डाला है, बुलेट पॉइंट्स को डाला है, तो उसको समझ में आएगा कि ये विद्यार्थी इस पेपर के प्रति कितना डेडिकेटेड होकर के उसने मेहनत करी है और इस मेहनत का फल वहाँ आपको ज़्यादा नंबर मिल करके मिलेगा। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और अपना मार्क्स देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा मार्क्स कैसे ज़्यादा आ गया। तो ये एक स्मार्ट तरीका है आंसर लिखने का। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मुझे लगता है कि प्री खत्म होने के बाद हर दिन करना चाहिए। एक सवाल सर विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है, ये हाँ। तैयारी से नहीं है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना मूड ऑफ हो जाता है, तो लगता है कि नहीं, छोड़ देते हैं, कुछ देर रुक जाते हैं। और वो कुछ देर रुकना जो होता है वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पता नहीं चलता है कि हम रुके कितना देर है। तो ये बीच में जब धैर्य, जो हमारा पैसेंस है ना, जब वो टूटता है, वो सर वो उसके ऊपर अगर आप कुछ सेलिब्रेट करें, ये तैयारी से ही जुड़ा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हमें भूख जोर से लगती है तो हम नॉन स्टॉप खाना खा के पेट भर के रुकते हैं। यही चीज़ पढ़ाई में भी होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई में ऐसा हो नहीं पाता है, हम रुक जाते हैं। इस पे मैं अपने अपकमिंग एस्पायरेंट्स के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा मैसेज है। वो ये है कि मेरे लिए तो 3 की था जो सबके लिए ऊपर एप्लीकेबल होता है: पेशेंस, धैर्य, परसिवियरेंस, कि हमको करना ही है। और तीसरा होता है आपका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस, कि आप अपने सक्सेस को कितना पॉजिटिवली देख रहे हैं। ये 3 प्री रिक्विजिट है, 3 क्वालिटी आपके अंदर में है। आज तभी आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। अब जैसे जाते हैं आप उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, और इसकी तैयारी इतनी लंबी होती है, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाता है, कि
ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट पढ़ते 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 मोनोटोनस हो जाएगा और वो बोरिंग सा फील होने लगता है। तो मुझे लगता है जब ऐसा कुछ आपको लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बेशक किसी भी विद्यार्थी को 1 से 2 दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। 3 दिन का भी ब्रेक ले, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ब्रेक आप लेंगे, आप अपने आप को तीसरे दिन बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और पूरी स्फूर्ति और पूरे ताकत के साथ और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से आप दोबारा से तैयारी में लग सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट अगर कंसिस्टेंटली एक सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है, तो 8 घंटे का पढ़ाई किसी के लिए भी बहुत सफिशियंट है। तो 8 घंटे का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं हर दिन, तो आप उसमें बोरियत भी फील नहीं करेंगे। अगर आप वो चीज़ आता है कि अब मन नहीं लग रहा है, अब मैं थक गया हूँ, तो आप बेशक 2 दिन 3 दिन, मन करे तो 4 दिन आउटिंग करिए, दोस्तों के साथ घूमिए, मूवी चले जाइए देखने, या आपके पसंद का कोई हॉबी है तो उसमें अपने आप को एंगेज कर लीजिए। तो आप अपने आप को पाइएगा कि 2 से 3 दिन में आप बिल्कुल रिफ्रेश हो गए एंड अगेन यू कैन गेट बैक टू द स्क्वायर वन एंड गेट बैक टू योर प्रिपरेशन। जब आप पीटी क्वालिफाई करके मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे और आएंगे इंटरव्यू के लिए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सर को मैं वापस लेके आऊँगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। फिलहाल पीटी और मेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। तो सर आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इंटरव्यू के समय जो भी होंगे विद्यार्थी उनको आप गाइड जरूर करेंगे। श्योर मैं गाइड। तो आप जुड़े रहिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी आपके मन में कोई एक ऐसा प्रश्न रह गया हो जो मैं नहीं पूछ पाया हूं सर से और आपको अगर उसका जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर से मैं पूछ के आंसर वहां पे पोस्ट कर दूंगा। तो आप जुड़े रहिए और अगली बार फिर मिलेंगे। सर प्लीज स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अपना मैसेज में देना चाहता हूँ कि दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय अपकमिंग एस्पायरेंट्स, दोज हु वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें बहुत बड़ा विंडफॉल गेन होता है कि आप एक बार सिलेक्शन जिसकी हो जाती है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनका सोशल प्रेस्टीज जो है अचानक सोसाइटी में बहुत ऊपर हो जाता है। क्या करें, हमारी सोसाइटी की ऐसी संरचना है और इस सिविल सर्विसेज का ऐसा डिमांड भी है। तो अगर कोई विद्यार्थी तैयारी के दौरान या तैयारी के बाद एग्जाम देने के बाद अगर उसे असफलता भी हाथ में लगती है, तो उसे बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। उसे दोबारा उतनी ही स्फूर्ति और उतनी एनर्जी के साथ वापस से तैयारी में लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वो लगन है, आपके अंदर वो बात है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे। मुझे आज क्वालिफाई करने में पूरे 8 साल लग गए। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैंने क्वालिफाई किया है। 5th JPSC मैंने नहीं लिया था। यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प करने वाला है वो आपका धैर्य, और आप अपने आप में प्रण ले लें कि मुझे ये क्वालिफाई करना है, और एक सिस्टमेटिक रूटीन, एक सिस्टमेटिक गाइडेंस और एक सिस्टमेटिक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे सिविल सर्विसेज का ही प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनसे जुड़े रहें, और आपस से में मटेरियल, विचार और नॉलेज का आदान प्रदान होने से एक स्फूर्ति और एक मोटिवेशन बनी रहती है कि नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे सहयोगी साथी तैयारी कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे डे बाय डे आपकी तैयारी बिल्डअप होते चली जाती है, एंड फाइनली वन फाइन डे यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द मेरिट लिस्ट। एंड आई रियली माय बेस्ट विशेस are with all of you, or any further questions, any further queries, I am always there for you. Thank you so much. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।